सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। आज हम वापस मिल रहे हैं और अपना जो कल का फर्स्ट एपिसोड था राहुल के साथ, उसी को हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी के अपना जो सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हुए तब तक हम सुनते हैं एक प्यारा सा मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग, आकाश बहुत ऊंचा है। यस, भव्य, आई एम वेरी फाइन। थैंक यू पारस जोशी। टिंटिन 194, how are you? सो वेटिंग फॉर राहुल जोटा। और आज तो उसने भी अपना फ़ोन चेंज कर लिया है। हेलो हिमांशु, हेलो आयुष। कल की आपकी सलाह जो है वो मानकर नाउ आई एम विथ वायर्ड हेडफोन्स। हेलो मयूर। वेलकम प्रियंक। राइट नाउ प्रियंक जो है वो बेंगलोर में सेटल्ड है और बेंगलोर में हम एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सो आपके कोई भी दोस्त हो बेंगलोर में तो उन्हें बताइए, हम वहाँ पर क्लब स्टार्ट करना चाहते हैं। सो they can contact Priyank or me to connect with Bangalore Astronomy, Stargazing India, Bangalore. Yes, Rahul is here. कैसे हो? हेलो गाइस, बस फाइन। राहुल, आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो आ रही है। ओके, हेलो, प्रॉपर है अभी? हाँ हाँ। ओके, यस टिंटिन, आप नहीं थे इसीलिए कल बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आए थे एंड वी आर डूइंग इट अगेन टुडे। सो अभी जितने भी दोस्त आए हैं उन सबको मेरे और राहुल की ओर से, पूरी टीम स्टारगेजिंग इंडिया की ओर से हाय, नमस्कार। और अभी जो हम टेस्ट सेशन में थे तो उसके बाद कितने दोस्तों ने स्काई देखा? थैंक्स धीरेन। धीरेन जो है वो अभी आसाम में काम कर रहे हैं। सो अगर कोई भी व्यक्ति हो जो आसाम से हो और वहां पर एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज के साथ जुड़ना चाहता है, सो धीरेन इज ऑलवेज देयर एंड ही इज वर्किंग very well in the field of astronomy and he is working with students. तो एक वंडरफुल पर्सनालिटी आसाम के पास भी है, तो आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सो 8:02 हो चुके हैं। सो कल के क्वेश्चंस रिपीट करेंगे या आज कुछ नया चिट चैट करेंगे राहुल? कल के जो क्वेश्चंस थे मुझे लगता वो है सेव नहीं हुए। ओके, कल के कुछ रिपीट कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो शुरुआत आप ही से करते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, क्योंकि कल बहुत सारे लोग जो थे वो शायद कल ऑनलाइन भी नहीं थे और हमसे जुड़े हुए भी नहीं थे। ओके। तो हाँ, तो मेरा नाम राहुल जोटा है और मैं अभी अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। मैं मोस्टली वेडिंग्स, इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड कॉरपोरेट फोटोग्राफी करता हूँ। और मुझे ऑल्सो नेचर और एस्ट्रो फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है।
और मैं 2011 से एस्ट्रो फोटोग्राफी एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहा हूँ। यस, 2011 में शायद कैनन का 550D आपका फर्स्ट कैमरा था DSLR हाँ, में। फर्स्ट DSLR था यस। जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। बिल्कुल। और आज भी हमने जो साथ में शुरुआत की थी, यू मूव टू फुल फ्रेम बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बट या मैं अभी भी 550D के साथ ही स्टिक टू। ओके। तो कुछ आज हम कुछ नई बात करते हैं। हम अ, सबसे पहले तो कल जो दोस्त थे उनमें से अगर किसी को क्वेश्चन शेयर करना हो कल की जो टॉक थी उसके बारे में, तो वो अभी कर सकता है। तो पहले हम उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं और साथ में हमारी जो बातचीत है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, राइट? तो यस, કાલના તારા ફોટોસ જોવાના બાકી છે ભાઈ. ओके। Yes, now today Rahul's camera is working perfectly fine. So आज हमें राहुल के बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलेंगे. Now coming on the point कि आपका एस्ट्रोनॉमी का जो शौक है वो कैसे शुरू हुआ, एंड हाउ वी कनेक्ट थ्रू एस्ट्रोनॉमी? हमने एस्ट्रोनॉमी का पहला सेशन पहली बार कनेक्ट कैसे हुए उसके बारे में भी आज थोड़ा बताओ। हम दोनों? हाँ, हम दोनों। और आपकी एस्ट्रोनॉमी का जो शौक है वो उसके डेवलपमेंट के बारे में। मुझे याद है हम पहली बार 2004 में मिले थे जब सैटर्न का ऑपोजिशन था, जब सैटर्न अर्थ के एकदम करीब था और आप लोगों ने तब पब्लिक का इवेंट रखी थी और तब मैंने मेरे कजिन के साथ वो ज्वाइन किया था और पहली बार टेलीस्कोप से सैटर्न का व्यू देखा था। और फिर टेलीस्कोप लिए बगैर रह नहीं पाए थे। हाँ यस। ओके। और फिर हाँ मैंने नया टेलीस्कोप लिया था उसी साल। हाँ जी। और उसमें उसके लिए आपके पापा ने भी बहुत हेल्प किया था मुझे गाइडेंस करने में कि कहाँ से और अच्छा टेलीस्कोप ले सकते हैं इंडिया में। यस, ही इज वंडरफुल पर्सनालिटी। और जब हमारा ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के ऊपर का जो सेशन होगा उस टाइम पर हम उन्हें भी इनवाइट करने जा रहे हैं। सो एस्ट्रोनॉमी आवाज सुन के आपके दिल में क्या होता है? आज थोड़ा मूड क्या है, शायराना है, तो क्वेश्चन का जो रिदम है वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है। हाँ वैसे बोले तो एस्ट्रोनॉमी इज माय फर्स्ट हॉबी। ओके। हाँ एस्ट्रोनॉमी के बगैर मैं रह नहीं सकता। जैसे कोई मतलब एडिक्टेड पर्सन है, कुछ एडिक्शन लग जाता है, बस मुझे ऐसे एस्ट्रोनॉमी का एडिक्शन है। बिल्कुल। जो कोई भी एस्ट्रोनॉमर होगा, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बारी बारी यहाँ पर एस्ट्रोटॉक में आने वाले हैं, उनमें से एक दोस्त है मेरा अभी US में, हेमंत। सो हम जो जुड़े वो ही स्टार्टेड एस्ट्रोनॉमी एट बेंगलोर, बट बेसिकली वो कच्छ का है। तो बहुत टाइम के बाद हम थ्रू एस्ट्रोनॉमी कनेक्ट हुए। और जो कोई भी एस्ट्रोनॉमी के संगत में आएगा, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो भी फील कर पाएंगे कि जब भी एस्ट्रोनॉमी के साथ आप कनेक्ट होते हो, नेचर के साथ कनेक्ट होते हो, तो फिर आप एडिक्टेड हो जाते हो। आपको नेचर के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। फिर और एक बात भी कह सकते हैं कि अगर याद हो तो एस्ट्रोनॉमी में हमने ब्यूटी विदाउट बॉर्डर्स में एक सेशन की थी कराची एस्ट्रोनॉमी क्लब के साथ। तब हम दोनों में मतलब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, हमारे क्लब वाले और सामने कराची के एस्ट्रोनॉमी क्लब वाले, दोनों ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल। बोल सकते हैं। हाँ, वो जो उस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने अच्छा याद दिलाया। मैं सभी हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि उस टाइम पर क्या हुआ था कि हमने ऑर्फनेज के बच्चों का सेशन किया था यहाँ पर। जो SOS विलेज है, जो कि आफ्टर अर्थक्वेक जो भी बच्चे यतीम जिनके पेरेंट्स गुजर गए थे या फिर उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि वो बेयर कर पाए,
तो वैसे सारे बच्चे यहाँ पर भी थे, और वैसा ही एक ऑर्फनेज अपना कराची में भी था। तो दोनों के बच्चों को हमने कनेक्ट किया था, और बच्चों ने पूछा कि आप भी चांद देख रहे हो, एंड मुझे याद है कि वो लूनार एक्लिप्स था। तो आप वो पूछ रहे थे कि आपको भी ऐसा ही लूनार एक्लिप्स दिख रहा है, हमें भी ऐसा ही लूनार एक्लिप्स दिख रहा है, तो फिर हम मिल क्यों नहीं सकते? हाँ, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट प्रोग्राम। या सो आपके पेरेंट्स का एस्ट्रोनॉमी की आपकी हॉबी को लेकर कैसा सपोर्ट रहा? क्या कहा उन्होंने जब उन्हें पता चला कि हाँ राहुल जो है वो एस्ट्रोनॉमी के पीछे पागल हो चुका है? हाँ, लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। स्टार्टिंग में जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तब मुझे ये शौक लगा था एस्ट्रोनॉमी का। तो फाइनेंशियल और वैसे बहुत कुछ सपोर्ट किया है मेरे पहले टेलीस्कोप लेने में। और मैंने बीच में कॉमेट हंटिंग भी स्टार्ट किया था, विजुअल कॉमेट हंटिंग। तो उसके लिए मुझे मतलब टेलीस्कोप लेके बहुत डार्क साइड्स पे जाना पड़ता था। तो तब मेरी शॉप थी भुज में, मोबाइल की शॉप। तो शॉप छोड़ के भी मुझे जाना पड़ता था। तो मेरे पापा शॉप पे बैठते थे और मैं टेलीस्कोप लेके जंगलों में जाता था, जहाँ से नया कॉमेट फाइंड कर सकूं। कॉमेट हंटिंग की बात की है तो थोड़ा कॉमेट हंटिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? वो एक्चुअली होता क्या है कॉमेट हंटिंग, कि आप क्या करते थे उसमें, और कितना इजी है या फिर कितना डिफिकल्ट टास्क है ये? ओके, कॉमेट हंटिंग मीन्स के नया कॉमेट फाइंड करना टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप के आईपीस के थ्रू स्काई को स्कैन करना नए कॉमेट के लिए। एक्चुअली जो नया कॉमेट होता है वो एकदम फेंट सा होता है, उसको देखने के लिए बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए। और इससे एस्ट्रोनॉमर मतलब ये पूरी रात जाग कर नए कॉमेट के पीछे नए कॉमेट को फाइंड करने की ट्राई करता है। और अगर उससे कुछ ऐसा अनयूजुअल ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो उसकी मतलब रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना नाम कॉमेट को दे सकता है। एक बात बता रहे कि इंडिया में अभी तक किसी ने कॉमेट नया फाइंड नहीं किया है। तो इसी के लिए मेरा एक ख्वाब था कि मैं भी एक नया कॉमेट फाइंड करूं इंडिया के लिए। बिल्कुल, हम शायद 2004 या 5 में ये कॉमेट हंटिंग के वर्कशॉप में गए थे। हाँ, मुंबई गए थे, पुणे। यस, पुणे। हाँ। सो कॉमेट हंटिंग के बारे में एक और बात बता दूं कि जैसे अभी स्काई में 2 ब्राइट कॉमेट हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आज जिन लोगों ने हमारी वॉल पोस्ट देखी होगी तो उसमें एक जिक्र है कॉमेट पेनस्टारस का। वो 8.1 मैग्नीट्यूड का है और M81 82 के बहुत करीब है। सेकंड कॉमेट जो था वो अभी स्वान की बात चल रही है। तो वो 2 कॉमेट का लोकेशन मालूम होते हुए भी कि हम उसे ढूंढने में बहुत मुश्किलें पड़ती हैं। तो कोई बिल्कुल फ्रेश कॉमेट ढूंढना कितना चैलेंजिंग काम है, वो थोड़ा बताइए। वो इतना चैलेंजिंग है कि जैसे कि घास पुंज में से आपको एक नीडल ढूंढना हो, वो कितना डिफिकल्ट है। हाँ, इतना इतना डिफिकल्ट है। और एक भी नहीं, और भी एक बात है कि एक्चुअली मैंने एक कॉमेट ढूंढ भी लिया था, मगर उस समय खराब इंटरनेट की स्पीड की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा और किसी जापानीज ने अपने नाम को रजिस्टर करवा लिया 2012 में। यस, हमने कुछ हमारा इंटरनेट ठीक हुआ और शायद 48 आवर्स के बाद हमारा कुछ अपडेट हुआ था, ऐसा कुछ। हाँ, अपडेट हुआ था, मुझे याद है। हाँ। उस कॉमेट का नाम हुआ आइकिया मुराकामी, जो किसी जापानीज का नाम था। यस। सो आजकल कॉमेट हंटिंग कैसी चल रही है? एक्चुअली कॉमेट हंटिंग मेरे लास्ट 7 ईयर्स से बंद है। जब मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी फील्ड में आ गया तब वो एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। मेरा फ्यूचर का प्लान है कि मैं डिजिटली कॉमेट हंटिंग स्टार्ट करूँ। मुझे ये बताइए कि कॉमेट हंटिंग से एस्ट्रोनॉमी आपका कैसे डेवलप हुआ? कॉमेट हंटिंग एक्चुअली देखें तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जिससे आपको स्काई में जो डीप स्काई में जो बहुत सारी गैलेक्सीज है, उसका भी आपको मतलब डेटाबेस ध्यान में रखना पड़ता है।
या क्योंकि जो नया कॉमेट है वो एकदम फजी सा दिखता है, क्लाउडी पैच जैसा। तो जी। वो कोई गैलेक्सी भी हो सकती है। तो हमको ये मतलब पहले से ख्याल रखना पड़ता है कि वो कोई गैलेक्सी नहीं है, कोई नया कॉमेट है। तो स्काई के यस। हर एक फील्ड में आपको आपको रेडी रहना पड़ता है कि वो मतलब आपको फेमिलियर रहना पड़ता है जहाँ आप सर्च कर रहे हैं जिस फील्ड में। तो इसके लिए आपका डीप स्काई का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए कॉमेट हंटिंग के लिए। इस बीच में मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अंकित हाँ। या आयुष ने पूछा था कि जो अपना टीवी शोज हैं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो आ रहे हैं, उनमें से ओके। एस्ट्रोनॉमी अगर सीखना है तो कौन सा शो आप सजेस्ट करोगे? टीवी शो में बारे में एक्चुअली मुझे इतना आइडिया नहीं है। या एक कॉस्मोस सीरीज है नील डिग्रास टायसन की, फिर ओके। डिस्कवरी साइंस पे अपना यूनिवर्स की 2-3 सीरीज आ रही है, वो बहुत ही अच्छे ओके। हैं। लेकिन वो जो सीरीज आप टीवी पे देखते हो और प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी करते हो, उसमें कितना फर्क रहता है राहुल? नहीं, बहुत फर्क रहता है इसमें तो। यस। क्योंकि हम्म। टीवी पे जो दिखाते हैं हबल की इमेजेस एंड हाँ। कलरफुल पूरा यूनिवर्स, हाँ तो बट वैसा टेलीस्कोप से आपको कुछ भी नजर नहीं आता। नहीं, कुछ भी नहीं टेलीस्कोप आता। से टेलीस्कोप से सब आप कुछ ग्रे दिखता है। यस। यस, एंड जो कलर्स है सैटर्न वो नहीं जब दिखते। देखोगे तो सैटर्न एक छोटा सा गोला और उसके आसपास डिश दिखेगी। उससे ज्यादा हाँ। आपको, चाहे आप कितना भी बड़ा टेलीस्कोप ले लें, उससे ज्यादा बड़ा आपको नजर नहीं आएगा। सैटर्न, जुपिटर की बात करें तो जो उसके लिए टीवी आपको शोज पे एस्ट्रोनॉमी आती है, उससे बहुत अलग प्रैक्टिकल वे में एस्ट्रोनॉमी होती है। हाँ। यस राहुल, कुछ तो कह रहे थे? जो पहली बार टेलीस्कोप लेते हैं उसको ऐसा ही एक्सपीरियंस मतलब ऐसा ही फील होता है कि जो मैं टीवी में देखा था ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या टेलीस्कोप में कुछ फॉल्ट है, ऐसा लगता है उसको। यस। और दूसरा कि टेलीस्कोप जो भी खरीदता है उसके बॉक्स के ऊपर बड़े बड़े सैटर्न एंड जुपिटर के पिक्चर्स भी होते हैं, नेबुलाज के। हाँ। हाँ। पर एक्चुअली एक सो बात का मैं कह सकता हूँ कि जैसे आप पिक्चर्स देखते हैं हबल में, ऐसे पिक्चर्स आप ले भी सकते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के थ्रू। तो यस उसमें मैं आपको नैरो बैंड अलग अलग फिल्टर्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। यस मैं उसी टॉपिक पर हाँ। आ रहा था कि ओके। एस्ट्रोफोटोग्राफी की अगर हम बात करें, क्योंकि आज की टॉक का मेन सब्जेक्ट ही एस्ट्रोफोटोग्राफी है, तो एस्ट्रोफोटोग्राफी में कितने टाइप हम कह सकते हैं, या फिर क्या क्या अलग अलग कितने प्रकार के एस्ट्रोफोटोग्राफी हो सकती है? एस्ट्रो फोटोग्राफी में भी बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि प्लानिटरी फोटोग्राफी हो गई, ल्यूनार फोटोग्राफी हो गई, डीप स्काई फोटोग्राफी, फिर लैंडस्केप फोटोग्राफी हो गई। तो इसमें भी मतलब बहुत 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 सारे अलग अलग वो है, और सभी के लिए अलग अलग मेथड्स भी है जो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि डीप स्काई फोटोग्राफी में आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। यस, वरना एक्चुअल कलर कुछ और होता है और हमें हाँ। हम दिखाते कुछ और है। अ, ये, हाँ, तो सभी के लिए अलग अलग मेथड्स भी है, टेलीस्कोप्स भी अलग अलग आते हैं। मगर अ, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सिंपल डीएसएलआर और ट्राइपॉड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस, जैसे बहुत हाँ। बहुत सारे लोगों के पास अपना डीएसएलआर का बेस मॉडल होगा 1855 या फिर 18 mm वाला कोई भी लेंस होगा, तो उससे आप एस्ट्रोफोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। मैं यस। एक अपने व्यूअर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये श्वेता बंसाली, वो पूछ रही है कि एस्ट्रोनॉमी फील्ड में अगर आना हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट यू से राहुल, आपने एस्ट्रोनॉमी का एस्ट्रोनॉमी कैसे शुरू में की थी? हाँ, उसी से स्टार्ट एस्ट्रोनॉमी करते में हैं। आपको आना है तो हाँ, तो पहले आप जहाँ जिस भी मतलब किसी भी सिटी में है तो वहाँ पे ये सर्च कीजिए कि वहाँ कोई एस्ट्रोनॉमी क्लब है या नहीं है। तो पहले वो क्लब ज्वाइन कीजिए आप। वहाँ से आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। यस सर। हाँ। पहला टेलीस्कोप कौन सा लिया जाए, कॉन्स्टलेशंस को कैसे पहचाना जाए। आप 2-3 बिल्कुल। स्टार गेजिंग की सेशंस अटेंड करेंगे तो उससे आपका बहुत नॉलेज इंप्रूव होगा। यस, अभी एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज जो है वो और एस्ट्रोफोटोग्राफी दोनों कितने इंटरकनेक्टेड है?
एस्ट्रो फोटोग्राफी में आने के लिए आपको बेसिक एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे कि अगर आपको स्टार ट्रेल्स फोटोग्राफी करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोल स्टार कहाँ है, तो यस। उस तरफ आप कैमरा पॉइंट करके सर्क्यूम पोलर स्टार ट्रेल्स ले सकते हैं। फिर मिल्की वे ओके। की फोटोग्राफी करनी करनी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिल्की वे किस मंथ में अच्छी दिखती है, कब राइस होती है वगैरह। सो राहुल, कल की जो इमेजेस बाकी थी तो आज दिखा दो अपनी फर्स्ट इमेज। रेडी है ना? हाँ रेडी है। यस। ओके सो ये है मेरी वंडरफुल। पहली इमेज। वीनस और मून का तब कंजंक्शन था, और ये मैंने अपने पहले कैमरे से लिए जो पैनासोनिक का पॉइंट एंड शूट कैमरा था, Yes, जिसमें कुछ I can लॉन्ग I can recall that camera with ghosty kind of images जो हमने या कहाँ एक फॉरेस्ट साइड पे हमने क्लिक की थी। हाँ उससे हम मतलब लॉन्ग एक्सपोजर में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे, यस यस। और उसके बाद हमने डीएसएलआर लेने का मतलब डिसाइड किया था उसके बाद ही। बिल्कुल। सो जो कोई भी देख रहा है उन्हें मैं एक बात बता दूं कि कोई भी कैमरा होगा चाहे सेम मॉडल का ही क्यों ना हो, सो उसमें क्या होगा कि आप जैसे जैसे क्लिक करोगे, जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे, वैसे वैसे आपको अपने कैमरे का स्वीट स्पॉट पता चलेगा कि हर एक कैमरे का जो वो स्वीट स्पॉट है वो अलग होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कितना आईएसओ रखना, कितने आईएसओ पे कम नॉइज आता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो उसके बेसिक तो सबके सेम ही होते हैं, चाहे वो निकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो या फिर कोई और कंपनी हो। लेकिन उन सब में आपका जो कैमरा है उसका स्वीट स्पॉट आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। सो सो नेक्स्ट अभी क्या कौन सी इमेज दिखाओगे आप? नेक्स्ट में मैं मेरे पहले टेलीस्कोप की दिखाता हूँ। Oh yes, it is a complete white run. या ये 3 इंच का टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर। हाँ, ये शायद 2007 या 8 का है, राइट? या हाँ जी। तब हम मतलब रणोत्सव में तब जाते थे रणोत्सव regularly। शुरू हुआ था और सबसे पहला रणोत्सव था। सो हम ये टेलीस्कोप फिर दूसरे टेलीस्कोप करीब 3 टेलीस्कोप हम 7 किलोमीटर उठाकर पैदल चलकर हम यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ पर हमने सेटअप हाँ। किया था। या ट्रू। अभी अभी भाविन का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप मेंटेनेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? टेलीस्कोप अगर उनके पास है तो टेलीस्कोप उसके उन्हें कैसे मेंटेन रखना है, कैसे अच्छी कंडीशन में रखना है टेलीस्कोप को? राहुल, आपने आपने भी बहुत सारे टेलीस्कोप चेंज किए हैं, सो यू आर मोर एक्सपीरियंस इन दिस। हाँ मैंने मोस्टली न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर्स यूज़ किए हैं, और उसमें बस आपको कैमरे को मतलब टेलीस्कोप को ढक के रखना है, उसका जो डस्ट कवर होता है उसको खुला नहीं छोड़ना है। और वैसे आप देखें तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डस्ट चली जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि 20 साल तक मतलब आपको रिकोटिंग नहीं करवाना पड़ेगा मिरर। आप लंबे समय तक ये इसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिकोटिंग। सो फर्स्ट इमेज आपकी हमने देखी अपना मून एंड वीनस की। सो उसके बाद धीरे धीरे कैसे आपने इम्प्रूव किया अपने आप को, कैसे आप सीखे ये बहुत बढ़िया बढ़िया सी पिक्चर्स क्लिक करना? ओके उसके बाद मैंने अपना पहला डीएसएलआर लिया मैंने, उसमें मैंने स्टार ट्रेल्स फोटोग्राफी से स्टार्ट की। यस, दिस इज द स्टार ट्रेल। हाँ जो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आता है, इसकी कैटेगरी में ही आता है। इसके लिए आपको मतलब
कैमरा स्टैंड पर रख के 2-3 घंटे के लिए छोड़ना, मतलब ऐसे ही स्टार्ट करके छोड़ देना पड़ता है, जिससे अर्थ की पूरी मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। और आप इस टाइप की यस, स्टार रेस ले सकते हैं इमेज। ये इमेज मैंने जो मोढवा बीच है कच्छ में, वहाँ पे कोस्टल सैंड ड्यून्स है, वहाँ से ये इमेज ली है। और उसके लिए यस, मैंने 2.5 आवर्स का एक्सपोजर दिया था कैमरे में। वाओ। सो एस्ट्रो, किसी को भी अगर एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो पहली बात ये जान लेनी जरूरी है कि आपके पास धैर्य का खजाना होना चाहिए। अगर आपके पास या धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्लिक अ ग्रेट पिक्चर्स। यस, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ? आई एम रिपीटिंग धीरेन्स क्वेश्चन दैट हाउ टू टेक a note of a sky object which has been seen by an eye. How to track a location. Regarding, can you explain this question please? तो आप थोड़ा ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए, तब तक हम कुछ और बात करते हैं। ओके। तो ये इमेजेस तो हमने देखी थी, हमारी मेमोरीज कि जब हमारा कच्छ का जो ग्रुप है, जब आप कच्छ में थे तो बहुत सारे हमने ऐसे नाइट आउट किए हैं, सब दोस्तों के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलकर हम रात को एस्ट्रो फोटोग्राफी किया करते थे। तो ग्रुप में जाने का और अकेले आपने बहुत कुछ काम किया है, तो उन दोनों का डिफरेंस आप क्या कहोगे? तो मैं कहूँगा कि ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप अगर अच्छा हो आपका तो मतलब आप सेफली किसी रिमोट प्लेस पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं। और एस्ट्रो Yes. फोटोग्राफी के लिए पूरी रात भी जगना पड़ता है, तो अगर ग्रुप हो तो आप बातचीत करके टाइम पास कर सकते हैं। और एक बात है जो जो हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय की है, वो रन में चाय बनाना। यस। हाँ, उसका जो वो मजा था वो तो बहुत बढ़िया था। वो अगर एस्ट्रो फोटोग्राफी ना हो और मेटियोर शावर जैसा कोई इवेंट हो, तब भी हम जो विदाउट कैमरा, विदाउट टेलीस्कोप जाते थे, फिर भी जो चाय का मजा जो था, वो तो हाँ लाइफ टाइम में, अब आज तक वो चाय किसी भी होटल की चाय की टेस्ट में वो नहीं आया। हाँ सो बस। ओके। बर्ग का एक क्वेश्चन है कि ड्रोन कैन बी यूज्ड इन एस्ट्रोफोटोग्राफी। ड्रोन अगर एक जगह पर स्टेडी रहकर लॉन्ग एक्सपोजर ले सकता है, देन इट कैन बी यूजफुल इन एस्ट्रोफोटोग्राफी। जैसे हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रो इमेजेस लेता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए 3, 4, 5 घंटे तक का एक्सपोजर लेता है, अगर वैसा हम ड्रोन के साथ कर सके तो इट कैन बी यूजफुल। एक्चुअली ड्रोन में इतना फीचर्स नहीं आते हैं लॉन्ग एक्सपोजर, जिससे हम लॉन्ग एक्सपोजर ले सके। Yes, and हाँ Dhiren is asking, if you find a comet through eyepiece, how the exact location of comet would you note? जैसे हम आप कॉमेट हंटिंग की बात कर रहे थे, तो कॉमेट ओके हंटिंग में आपने जैसे कोई कॉमेट को स्पॉट किया, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे मालूम करेंगे? ओके। अगर आपको कुछ ऐसा दिख गया टेलीस्कोप में, जो उस स्पेस के स्काई के उस एरिया में नया है, तो टेलीस्कोप में व्यू फाइंडर रहता है। व्यू फाइंडर से आप थोड़ा और वाइड व्यू में देख सकते हैं कि वो एग्जैक्ट कहाँ लोकेशन है, किस कॉन्स्टलेशन पे है। तो आगे का कोई भी ब्राइट स्टार हो, उसका रेफरेंस लेके आप नोट कर सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है। और अभी बहुत सारी मोबाइल में एप्लीकेशंस भी आ रही है, जिसके ज़रिए भी आप उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन आप जान सकते हैं। राइट एक्सटेंशन और डिक्लिनेशन क्या है, उसका कोऑर्डिनेट्स जान सकते हैं। सो हम जब स्काई के अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, उसमें एक टॉपिक आएगा RA।
सो जब हम जनरल स्काई की स्टडी के बारे में बात करेंगे, उसमें एक टॉपिक आएगा आरए एंड डेक्लिनेशन। सो किसी भी तारे स्टार का आरए एंड डेक्लिनेशन नोटेड होता है। उसके हिसाब से वो अपना 0 पॉइंट से कितना दूर है और अपना होराइजन से कितना ऊपर रहता है, वो उसकी मैक्सिमम हाइट उसका डेटा रहता है। तो उस हिसाब से फिर हम उस ऑब्जेक्ट का वो पिन पॉइंट लोकेशन ढूंढ लेते हैं। सो नाउ राहुल, हाउ टू क्लिक मिल्की वे। बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि हम मिल्की वे का फोटो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक बहुत ही प्यारा सा इमेज है मिल्की वे का। हाँ, मिल्की वे की फ़ोटो लेने के लिए पहले तो आपको एकदम डार्क लोकेशन पे जाना पड़ता है, जहाँ आसपास कोई भी लाइट ना हो, तभी आप मिल्की वे को ठीक से देख पाते हैं। और फिर उसकी दो मेथड है, एक तो सिंगल शॉट एक्सपोजर और फिर मल्टी एक्सपोजर्स। सिंगल शॉट में आप एक ही शॉट में एक फ़ोटो ले सकते हैं, मगर उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप 10-15 इमेज टैग करके इमेज जो बना है फाइनल इमेज, तो उसमें एकदम नॉइस फ्री इमेज आपको मिलेगी, मगर उसके लिए आपको ट्रैकर माउंट चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग आप सिंगल शॉट से ही करें। और सिंगल शॉट में लेने के लिए ट्राइपॉड चाहिए, डीएसएलआर कैमरा चाहिए, और डीएसएलआर पे आप शटर स्पीड 30 सेकंड्स रख सकते हैं, आईएसओ 1600 टू 3200, एफ 4.5 या फिर 3.5, जो भी आपका लेंस का मैक्सिमम मिनिमम हो। यस। हाँ, उसमें आप रख के ये फ़ोटो ले सकते हैं मिल्की वे का। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे जैसे आपका कैमरे का जो मॉडल है वो चेंज होता जाएगा, उसी तरह उसी हिसाब से इवन विद द सेम मॉडल ऑफ कैमराज आपका जो कैमरे का नॉइज है वो कम या ज्यादा होता जाएगा। सो आपको ढूंढना है कि कैमरे का आपका रिड्यूस कम से कम नॉइज कौन से स्वीट स्पॉट पे आता है कि जिसपे डिटेल भी बहुत बढ़िया है और नॉइज भी बहुत कम हो। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ही ढूंढना पड़ेगा कैसे हम ये कर सकते हैं वो। वैसे मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जो क्रॉप सेंसर बॉडी है उसका स्वीट स्पॉट 1600 आईएसओ होता है। यस, और फुल 800 फ्रेम to डीएसएलआर का 1600। हाँ, और फुल फ्रेम का 5000 से 6400 स्वीट स्पॉट होता है। ओके कैनन राहुल 5D Mark IV सोनी के कैमरे आते हैं निकॉन के, उसमें 6000 आईएसओ में भी आप अच्छी इमेज ले सकते हैं। सो राहुल, करण ये पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कैसे पता चलेगा कि आपने जो ढूंढा वो कॉमेट है। आई मीन अगर हम स्काई गेजिंग कर रहे हैं और कॉमेट है या नहीं है, और ये भी कैसे पता चलेगा कि ये कॉमेट नया है या कोई पुराना कॉमेट है। तो उसके बारे में कुछ। इसके लिए जो आपको जो ऑब्जेक्ट दिखता है, पहले आपकी उसके लोकेशन ठीक से नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला आर एंड उसके कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और रेखांश होते हैं, वैसे ही हमने स्काई में अक्षांश और रेखांश बनाए हुए हैं। उसे एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में आरए एंड डेक्लिनेशन कहते हैं, आरए एंड डेक। प्लीज प्रोसीड। फिर एस्ट्रोनॉमी स्टार गेजिंग की जो एप्लीकेशंस आ रही है बहुत सारी, उसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि उस एरिया में कोई गैलेक्सी या प्लेनेटरी नेबुला है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका चांस है कि ये एक ऑब्जेक्ट एक कॉमेट हो सकता है। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी कोई पुराना कॉमेट है या नया है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है कॉमेट चेसिंग करके, skyhound.com। उस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि जो भी अवेलेबल स्काई में प्रेजेंट जो कॉमेट्स है उसका पूरा लिस्ट वहाँ होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट उस लिस्ट में नहीं है तो और भी चांसेस बढ़ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट न्यू कॉमेट है। और अगर किसी ने, हमारे जो व्यूअर्स है, उन्होंने मेहनत की और नया कॉमेट ढूंढ लिया तो उसे रजिस्टर कैसे करवाना है। हमारे टाइम पे तो इंटरनेट के बहुत इश्यूज थे, आज तो इनमें से किसी को इतना इश्यू नहीं आएगा। तो वो कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए नासा की एक वेबसाइट है, मैं देख लेता हूँ इसको। ओके, नासा एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की भी साइट है ना शायद। हाँ, तो
उस साइट पर जाकर आप को न्यू कॉमेट फाउंड का एक फॉर्म आएगा, वो फिल हाँ। करना है और उसके बारे में आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी। हाँ अगर तो कोई ढूंढ ले तो पहले हमारे साथ शेयर करिएगा, हम आपका हाँ नाम नहीं चुराएंगे। वी विल गाइड इट यू टू रजिस्टर, हाउ टू रजिस्टर द कॉमेट। ओके। और भी एक बात है कि जो आपने ऑब्जेक्ट देखा है उसमें मूवमेंट मिलेगी आपको। अगर उसको आप कंटिन्यू कुछ आवर्स तक ऑब्जर्व करें तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूवमेंट करता दिखेगा स्काई में। तो ये मतलब ऐसा अगर हो तो पक्का मतलब श्योरिटी है कि वो कॉमेट है। ओके, सो आज हमारा जो सेशन शुरू हुआ उससे पहले कितने दोस्तों ने स्काई देखा था? एक्चुअली जिन्होंने स्काई देखा था वो अपने कुछ कमेंट करे, ताकि हमें पता चले कि आपने आज का जो आफ्टर सनसेट स्काई है वो देखा था या नहीं देखा था। Who is talking about seminar? योगेश, यस वी आर प्लानिंग। और ये आपने हमारा जो सरप्राइज था वो इसी पॉइंट पे फोड़ दिया। सो हम आज का जो सेशन है उसके एंड में हम ये अनाउंसमेंट ही करने वाले थे। तो आज अगर आपने देखा होगा तो वीनस एंड मर्क्यूरी दोनों की पोजीशन आपको बहुत ही रैपिडली चेंज होती हुई नजर आएगी। एंड दूसरा कि कल आप देखोगे तो वीनस के पास आपको मून भी दिखेगा। सो नाउ राहुल, अभी कुछ इस इमेज के बारे में बताओगे? ओके। I love this image the most of your all collection. ओके। हाँ, ये भी एक मिल्की वे इमेज है जो हमने कच्छ में एक स्पेशल लोकेशन है जहाँ आपको इस तरह के ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से हमने ये इमेज ली थी फुल नाइट स्पेंड करके। ये एक मतलब एक रिवर बेड फॉर्मेशन की जगह है। यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फोरग्राउंड्स मिलते हैं फोटोग्राफी के लिए। अगर आप कच्छ में आए तो फिर ये जगह जरूर आप विजिट करना। Yes, बिल्कुल। So tell me something about astronomy and Kutch connection. Why Kutch has little bit more advantage against rest of the India? Yeah, आप probably क्या Kutch कहोगे? is the third darkest place in India after Ladakh and Himalayan ये region. थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। Okay. तो मतलब कच्छ में आपको बहुत सारी डार्क लोकेशंस मिलते हैं नियर द डेजर्ट एरिया, जहाँ पे आप मिल्की वे और वो सब क्लियरली देख सकते हैं। और टेलीस्कोप के थ्रू डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं जो आपको सिटी में देखने नहीं मिलते। सो ये जो पोस्ट प्रोसेसिंग का जो ये पूरा लर्निंग है वो आपने कैसे किया? पोस्ट प्रोसेसिंग का मैंने अपने आप ही सीखा है, ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब उसमें मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके करके मैंने सीखा है। फिर मुझे मतलब इसमें मोस्टली जो रहता है वो नॉइज़ कम करना, क्योंकि हम बहुत हाई आईएसओ में एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, तो हम जितना भी नॉइज़ कम कर सके उसके ऊपर ही होता है मेन। और फिर कलर करेक्शन वगैरह वो सब कैसे बेस्ट इमेज बना सके। सो अभी जो हम अनाउंसमेंट करने वाले थे वो कर दें, क्योंकि करीब करीब वी हैव स्पेंड 40 मिनट्स टुगेदर। 8 बजे से स्टार्ट किया था, 8:35 हो चुके हैं। और जो हमने सेशन डिसाइड किया था वो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स का हमने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया था।
क्योंकि ओके। आजकल क्या होता है कि ज्यादा लंबा जैसे खींचता जाता है तो फिर लोग बोर हो जाते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू बोर यू गाइज. So, Rahul, it's on your hand. Rahul Jota and Stargazing India with all team, हम क्या करने जा रहे हैं? हमारा फ्यूचर का ये प्लान है कि हम एस्ट्रो फोटोग्राफी के वर्कशॉप्स रखें कच्छ में, जिससे जो बिगिनर्स है जो एस्ट्रो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सके और उन्हें बहुत कम समय में ये सब सीखने को मिल सकता है. जैसे कि मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, करीब 5 साल लग गए थे एस्ट्रो फोटोग्राफी में इसकी स्किल से मास्टरिंग करने की. तो दूसरों को अगर टाइम बचाना है तो वो सीख सकते हैं हमारे वर्कशॉप्स अटेंड करके. यस, देखिए सीखने की एक जो प्रोसेस होती है, मैं उसमें थोड़ा और एडिशन करूंगा कि जैसे आप खुद गलतियां करते हो और सीखते हो, तो क्या होता है कि आपको पहले तो गलती होती है, फिर आप थोड़ा टाइम तो गलती के साथ ही चलते हो, आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है. और फिर क्या होता है कि सडनली आपको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, फिर आप उसे करेक्ट करते हो, फिर नई गलती करते हो. तो ये जो सीखने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है. लेकिन उससे अच्छा क्या है कि जैसे कोई गुरु मिल जाए राहुल जैसा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसने गलतियां की, जो उसने अपनी गलतियों से सीखा, वो सीधा का सीधा हमें परोस सकते हैं, वो हमें सीधा रेडी टू सर्व डिश में हमें दे सकते हैं. सो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा. सो व्यूअर्स के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम अभी ले लेते हैं. निशांत पूछ रहे हैं, इट्स नॉट मी निशांत, it's Nissan 13 December. Please, why don't you organize event for Mezar Marathon? Excited to join beautiful sky of Kutch. Nishan ji, every year we are organizing this Mezar Marathon. But this year एक तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से भी हमने नहीं किया. सेकेंड थिंग कि वो इवेंट में ज्वाइन होने के लिए आपको थोड़ा एडवांस एस्ट्रोनॉमर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स के बारे में या फिर जनरल स्काई के बारे में नहीं मालूम, तो फिर आप मेजर मैराथन की जो ब्यूटी है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सो अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको मैं ये कहूँगा कि आप सब प्लीज मेजर मैराथन के लिए अभी पूरा 1 साल है, तो उतने टाइम में अपने आप को एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, विजुअल एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से थोड़ा तैयार कर ले. तो हम जब नेक्स्ट ईयर में अपना मार्च में मेजर मैराथन करेंगे, तब हम आप सभी को इनवाइट कर पाए और आप सभी को जो मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखा पाए. राहुल, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मेजर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्काई. तो मेजर ऑब्जेक्ट एंड मेजर मैराथन के बारे में कुछ शेयर योर एक्सपीरियंस. एक्चुअली बहुत साल पहले चार्ल्स मेजर नाम का एस्ट्रोनॉमर था जो कॉमेट हंटर था. तो कॉमेट हंटिंग करते समय उसको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखे जो कॉमेट जैसे दिखते थे. तो उन्होंने उस ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और 110 ऑब्जेक्ट तक उन्होंने लिस्ट बनाया. अब मेजर मैराथन ये है कि आप मार्च के एंड में एक ऐसी डेट आती है अराउंड 21 मार्च, जो आप एक ही नाइट में पूरे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. तो इस डेट पे दुनिया के बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी क्लब्स और एस्ट्रोनॉमर्स ये एक्टिविटी करते हैं और एक ही नाइट में 110 पूरे ऑब्जेक्ट्स देखने की ट्राई करते हैं. हमने भी बहुत सारे मेजर मैराथन्स किए हैं और इसमें हमारा बेस्ट स्कोर अभी तक 107 रहा है 110 में से. Rahul, actually, me and Priyanka broke your record. 109 3 साल पहले. Yes. So धीरेन का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपना एस्ट्रोफोटोग्राफी के रिलेटेड. सभी को ये मजा आएगा समझने में. धीरेन पूछ रहे हैं कि मिल्की वे या फिर स्टार ट्रेल में एक पर्सन स्टैंडिंग इन अ फोरग्राउंड and they want to capture in a silhouette mode.
तो Okay. वो कैसे कर सकते हैं कि पर्सन जो है वो भी ब्लर ना हो और जो स्काई है वो भी परफेक्ट आए? ओके, इसके लिए एक्चुअली दो मेथड है। एक तो आप फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे पर्सन की फ़ोटो आप डे टाइम में ले लें, एट द टाइम ऑफ सनसेट, कि जिससे वो उसकी इमेज आपको सिलाउटेड दिखेगी। फिर वो इमेज आप मिल्की वे इमेज में ऐड कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के थ्रू। और दूसरी मेथड ये है कि उनको 30 सेकंड्स तक एकदम स्टेडी रहना पड़ेगा पर्सन को, और उनकी एक इमेज कैप्चर करके फिर वो निकल जाए वहाँ से, और बाकी की इमेज आप कंटिन्यू रखें। फिर वो दोनों इमेज आप फोटोशॉप में मर्ज करके फाइनल इमेज बना सकते हैं, कि जिसमें आपको ऐसा दिखे कि पर्सन खड़ा है मिल्की वे के साथ। यस। हाँ। सो देखते हैं। अभी राहुल की मैंने ऐसी कोई इमेज डाउनलोड नहीं की, लेकिन मेरे पास शायद ऐसी एक इमेज है मेरी क्लिक की हुई। सो लेट मी शो यू समथिंग फ्रॉम माय। तो ये सो तब तक राहुल, क्या बात करेंगे? कुछ बात करो अपने एस्ट्रो बस ये मैं फोटोग्राफी एक इमेज एस्ट्रोनॉमी के में, एक्सपीरियंस। हाँ, मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, जो मैंने रिसेंटली क्लिक की है। अहमदाबाद के पास नल सरोवर है, वहाँ से ये इमेज क्लिक की है। ओके। हाँ। वाओ, इट्स वंडरफुल। और इसमें मैंने EQ5 ट्रैकर माउंट यूज़ किया था, और टोटल एक्सपोजर था 40 मिनट्स। इसमें आपको क्लियरली एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसकी सैटेलाइट गैलेक्सीज M110 और M32 दिखेगी। Okay, so here I'm going to show you. मैंने और ओके। प्रियंक ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये जो पर्सन खड़ा हुआ है, ये मैं हूँ, और मेरे ऊपर प्रियंक ने पूरी ग्रीन लेजर डाल के मुझे ग्रीन किया हुआ है। एंड साथ में आपको ये टॉरस एंड प्लीडीज और वो सब भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे इतने टाइम तक आपको बिना हिले, बिना एक पॉइंट भी मूव हुए, एकदम स्टेडी आपको खड़े रहना पड़ेगा। या यस प्रियंक। सो हियर इसमें हम मी एंड हाँ। Priyank are in a Star Wars mode. So ये additional lights and सारे experiment करके light painting and so many things we can do in our workshop. So जो workshop हम करने जा रहे हैं उसमें हम ये light painting भी सिखाएंगे, एस्ट्रो फोटोग्राफी भी सिखाएंगे। तो बेसिक जो है वो एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज भी आपको देंगे कि आपको अगर एस्ट्रो फोटोग्राफी एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। पूरा जो स्काई है वो हम ज़ोडिएक साइंस, कॉन्स्टलेशंस, इवन इंडियन एस्ट्रोनॉमी भी हम सिखाते हैं। तो there are so many things we can do experiments with it. ये देखिए, एक हमने और एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे दो गोस्ट खड़े हो और दो जो है वो क्लियर, लेकिन वो भी एक फेडेड इमेज आती है। सो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं, एंड वो भी हम ये सब चीजें हमारे एस्ट्रो फोटोग्राफी वर्कशॉप में भी कवर करेंगे। सो अभी के लिए सेशन खत्म करें और कल। हाँ, और जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ था तो हम फिर से प्लान बनाते हैं किसी मतलब डार्क बिल्कुल। लोकेशन में जाके एस्ट्रो फोटोग्राफी करने का। ये यस। और आज के जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं बता दूं कि कल मेरे और राहुल के बहुत ही करीबी दोस्त फिर से मेरे साथ होंगे ऑन एस्ट्रो टॉक। मेरे साथ कल होंगे निकुंज रावल। तो यू गाइज स्टे रेडी फॉर
talk with Nikunj and me. तो अभी कुछ अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो राहुल से अगर पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हो। और कल के अपना टॉक के बारे में बता दूं तो निकुंज इज वेरी गुड सेटअप फोटोग्राफर। सो एस्ट्रो फोटोग्राफी में एक अलग जेनरे आता है, सेटअप फोटोग्राफी। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई चीज को पोस्ट करके सेट करके फिर उसकी पूरी फोटोग्राफी की जाती है। एंड निकुंज इज वंडरफुल इन दैट थिंग, राइट राहुल? हाँ, एकदम सही बात है। निकुंज की सोलार एक्लिप्स की जो फोटो है वो मतलब एकदम बेस्ट फोटो है। शायद गुजरात में ऐसी इमेज किसी ने नहीं खींची होगी। यस। हाँ। सो कल हम निकुंज के साथ भी इस पूरी इस पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सो अभी के लिए आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी इवेंट। या सो स्टारगेजिंग इंडिया एंड राहुल जोटा दोनों को फॉलो करते रहिए, तो आपको ये सारे जो अपना अपडेट्स हैं मिलते जाएंगे। यस भाविन, क्योंकि बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है वो फिर से पूछ सकते हैं। ऑप्टिमम बाइनोक्यूलर साइज फॉर एस्ट्रोनॉमी राहुल? 10x50। आई सजेस्ट 8x40। 8x42। या नो, नॉट 42, 8x40। ओके, 8x40 ओलंपस। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। TOO वाला 2 था, आई नो। ओके। तो 8x40 या फिर 10x50 से आप शुरू कर सकते हो। एंड अगर एक क्वेश्चन था, थैंक यू प्रियंक फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट लेंस। तो अगर आपको पूरा लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो वाइड एंगल और जितना छोटा एपर्चर होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। सो whichever lens with 10 or 11 mm focal length and f ratio जो होगा वो मिनिमम। तो क्या आर्यन, क्या हित भाई, आप भी यार दर्द देते हो। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है सोलर एक्लिप्स ट्रिप का। यस कॉस्मोस का है। आप हमें फॉलो करते रहिए, रेगुलर कुछ ना कुछ आपको प्यारी सी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हाँ, ये जो पूछ रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करें एस्ट्रो फोटोग्राफी सेशन। हाँ जी, तो वो उसके लिए आपको अपडेट मिलता रहेगा। और उसके लिए हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर स्टारगेजिंग इंडिया है, राहुल का फोटोग्राफी पेज है, राहुल जोटा एंड जोटाग्राफी फोटोग्राफी मोस्टली उसमें मेरा वेडिंग वर्क है। वेडिंग एंड आर्किटेक्चर का वर्क। हाँ, उसकी तो फोटोग्राफी वो भी राहुल बहुत ही वंडरफुल फोटोग्राफी करता है। सो एक दिन हम उसके ऊपर भी टॉक रखेंगे कि ये सारे आपने जो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी की है वो आप कैसे करते हो। तो हाँ जी, अभी पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि उसमें जो होता है वो HDR फोटोग्राफी है। या तो HDR फोटोग्राफी मेथड है वो आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में बहुत यूज़फुल होती है। जैसे विंडो के बाहर जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ब्राइटनेस की वजह से आप बाहर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहे हो, वो आप मल्टीपल एक्सपोजर के जरिए देख पाते हो फोटोग्राफी में। ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के लिए। सो HDR फोटोग्राफी के ऊपर जो आपकी मास्टरी है उसके लिए पूरा एक अलग सेशन लगेगा भाई। हाँ। 1 घंटे का। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। श्योर। अभी के लिए करेंगे खत्म। ये कल की एस्ट्रो फोटोग्राफी की एस्ट्रो टॉक का बैनर है।
So are you guys ready to meet Nikunj Rawal? Yes, we're ready. ओके सो मिलते हैं। आज का जो एस्ट्रो टॉक सेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं एंड कल फिर 8 बजे मिलते हैं निकुंज रावल के साथ, राइट? हैव अ वंडरफुल टाइम। Okay. तब Okay, तक thanks for joining. आकाश के फोटोज क्लिक करते रहिए, मुझे राहुल को टैग करते रहिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कोई पूछ सकता है। हित एचडीआर के लिए हम अभी फिर से दूसरी बार राहुल को बुलाएंगे। आज हम एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर ही टॉक करते हैं वरना ये टॉक फिर लंबी खींचती चली जाएगी। एंड जो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए आए हैं वो थोड़ा फिर थोड़ा उन्हें अलग टोन में अलग लेवल पे चला जाएगा टॉक। सो हाँ कौन मोकल्यो है? Okay, so thanks for joining and thanks for inviting me, Nishant. we are working as a team bro. यस राहुल भी हमारे साथ होगा, लेकिन वो वीडियो में नहीं होगा, वो चैट में होगा। वो भी वर्कशॉप देख रहा होगा और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दे रहा होगा मेरे साथ। Okay. Okay, have a wonderful time guys. It's a time to end this talk show. Bye bye, have a wonderful time and हमें फॉलो करते रहिए, हमें टैग करते रहिए, हमें हमारा हैशटैग है स्टारगेजिंग इंडिया एंड हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, वो है स्टारगेजिंग इंडिया। सो डू फॉलो, डू योर बेस्ट वर्क एंड शेयर विथ अस। हैव अ वंडरफुल टाइम गाइज। बाय बाय। पापा